Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 17 of our spectrum, that is emergence of Swarajist, socialist ideas, revolutionary activities and other new forces. In the last lecture, we studied about Congress Khilafat Swarajya Party, or simply the Swarajist Party, which actually emerged due to differences over question of council entry between the two schools of thought, resulted in a defeat of Swarajist proposal in the Gaya session of Congress. In this lecture, we're going to study about how both of these sides came together to a common conclusion. तो पहले तो आपको ये agree to disagree statement, everything that you see in your book has a meaning. Agree to disagree statement जो है ये इसलिए लिखा हुआ है because दोनों पार्टीज पिछली बार जो 1907 का सूरत स्प्लिट था उसको अवॉइड करना चाहते थे, क्योंकि आपको पता है कि उनको ये बात समझ में आ गई थी कि जब तक एक यूनाइटेड फ्रंट नहीं होगा तब तक एक मास मूवमेंट वो क्रिएट नहीं कर सकते हैं, और अगर मास मूवमेंट क्रिएट नहीं करेगा तो आप गवर्नमेंट को फोर्स नहीं कर पाएंगे टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स. तो इसीलिए बोथ साइड्स एक्चुअली एक्सेप्टेड कि गांधी जी की लीडरशिप होनी पड़ेगी, ये नेसेसिटी है. ठीक है, तो गांधी जी के साथ उन्होंने टच बना कर रखा. एंड ऑल्सो अ कॉम्प्रोमाइज वाज रीच्ड आफ्टर अ मीटिंग in Delhi in September 1923. Okay, what was the compromise in September 1923? ये Delhi में था. Okay, the compromise was that the Swarajists were allowed to contest elections, but how? वो लड़ तो सकते थे इलेक्शन, लेकिन within the Congress, कांग्रेस का हिस्सा बनकर ही वो इलेक्शन लड़ सकते थे. जो स्वराजिस्ट थे उन्होंने इस प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया, लेकिन एक ही डिफरेंस के बाद उन्होंने ये भी बोला कि जब वो इलेक्शन जीतेंगे या उनको कितनी भी सीट्स मिलेंगी तो दे विल जॉइन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, तो जो ये कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन यहाँ पे रीच होती है, जहाँ पर बोला जाता है कि स्वराजिस्ट जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं इलेक्शंस विद इन एज अ ग्रुप विद इन द कांग्रेस, तब स्वराजिस्ट ने कंडीशन तो एक्सेप्ट की, बट एक और कंडीशन अपने हिसाब सामने रखी, अपने लिए सामने रखी. वो ये थी कि अगर वो इलेक्शन जीतते हैं या कुछ भी होता है, उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है टू जॉइन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, सो दे वुड जॉइन द लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, राइट, 1923. ओके, स्वराजिस्ट का मैनिफेस्टो इस वक्त इस इलेक्शन के लिए क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्वराजिस्ट जो है लेफ्ट राइट एंड सेंटर, दे आर ट्राइंग टू एक्सपोज जो मोटिव है ब्रिटिशर्स का. ओके, उनका मोटिव जो है वो आपको पता है कि उनका सेल्फिश इंटरेस्ट है, सेल्फ इंटरेस्ट है. उनके ऐसे कोई रिफॉर्म्स प्रोड्यूस देने का उनका कोई एम नहीं है. उनको एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का भी मन नहीं है, और ना ही उनका रियल ऑब्जेक्टिव है लोगों का भला करना. उनका रियल ऑब्जेक्टिव आपको पता है कि जो अनलिमिटेड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री है उसको यूज करना है और इंडिया को एक इंफीरियर पोजीशन में देन ब्रिटेन रखना है, मतलब अपनी नीचे रखने का उनका एम है. तो ये चीजें स्वराजिस्ट ने एक्सपोज की. ऑल्सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन लीडर जो स्वराजिस्ट के थे वो मोतीलाल नेहरू जी थे और CR दास जी थे. तो यहाँ पे आप डिफरेंस देखिए कि पहले when they started as moderates, तब they thought कि Britishers wanted reforms for the country. They just didn't know how to, they didn't know the problems. So if we could tell them the problems, reforms would come. मॉडरेट स्ट्रगल ये बोलता था कि ब्रिटेन के साथ जो इंडिया का कनेक्शन है वो एक्चुअली इंडिया के फायदे में है, राइट. लेकिन आप यहाँ पे देखिए जब स्वराजिस्ट मैनिफेस्टो, जहाँ पे लीडर्स आप दे सकते हैं कि सेम लीडर्स ही है, CR दास जी हैं, मोतीलाल नेहरू जी हैं, राइट. वो अब एक्सपोज कर रहे हैं, उन्हें समझ में आ चुका है कि जो ये रिफॉर्म्स है ये इंडियंस को ब्लाइंड करने के लिए आए हैं, इंडियंस के फेवर में नहीं है. बस इंडियंस को ये दिखाने के लिए आया कि हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं. बेसिकली एक फॉर्मेलिटी है, एक्चुअल में कुछ हो नहीं रहा है. ठीक है, रियल ऑब्जेक्टिव इज कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है,
अब जब रियल ऑब्जेक्टिव कंटिन्यूअस एक्सप्लॉयटेशन ही है तो हमें इनकी वर्किंग को रोकना पड़ेगा। तो इन्होंने वही जो मैंने आपको कल बताया था कि एंड और मेंड की स्ट्रैटेजी को अपनाया कि या तो ये लोग उन्हें फोर्स करेंगे हमारे फेवर में बिल्स पास करने के लिए, या तो उनकी वर्किंग को ही रेक कर देंगे फ्रॉम विद इन द काउंसिल। ठीक है, आप डेडलॉक क्रिएट कीजिए ऑन एवरी मेजर, मतलब नॉन कोऑपरेशन आप काउंसिल के अंदर दिखाइए जिसकी वजह से डेडलॉक क्रिएट हो और पूरी तरीके से काउंसिल की वर्किंग ही रुक जाए, रेक हो जाए पूरी तरीके से। ठीक है, यूनिफॉर्म कंसिस्टेंट कंटिन्यूअस ऑब्स्ट्रक्शन, ये पॉलिसी थी। ओके, आई वुड सजेस्ट कि आप इसको इसी तरीके से लिखिए बिकॉज यू नो सर्टेन की वर्ड्स वुड fetch you more marks. So it will be uniform, continuous, consistent obstruction. Okay? आपको लगेगा ये नॉर्मल वर्ड्स है बट एवरी वर्ड होल्ड्स मीनिंग, लाइक यूनिफॉर्म होल्ड्स मीनिंग बिकॉज इट्स ऑर्गेनाइज्ड इन सर्टेन मैनर, कंटिन्यूअस होल्ड्स मीनिंग, कंसिस्टेंट होल्ड्स मीनिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो हैज इट्स मीनिंग, राइट? सो अब हम देखते हैं कि गांधी जी का क्या एटीट्यूड था। गांधी जी वी न्यू 1922 में वो ही वॉज इन जेल एट दैट टाइम। तो इनिशियली he was opposed to Swaraj's proposal of council entry. लेकिन जैसे ही उनको रिलीज किया गया प्रिजन से on health grounds around February 1924, he gradually moved towards reconciliation with Swarajists. ये क्यों हुआ? reconciliation with Swarajists क्यों करना चाहते हैं गांधी जी? ऑब्वियसली यूनाइटेड फ्रंट ही रखना था, अब किसी को भी रिस्क नहीं लेना था बिकॉज यू नो एक टेम्पो बिल्ड हो चुका है स्ट्रगल का, नेशनलिस्ट स्ट्रगल का, तो अब वो टेम्पो को कोई हटाना नहीं चाह रहा है, राइट? दूसरी बात यह है कि पब्लिक ऑपोजिशन अगर वो करेंगे टू द प्रोग्राम ऑफ काउंसिल एंट्री तो हो सकता है कि ये मूवमेंट के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाए। आप बोलते हो ना कि अगर आप में कोई इश्यूज है घर में तो आप घर में उसको सॉल्व कीजिए, डोंट सॉल्व इट पब्लिकली। सेम इज द केस हियर। They were his colleagues, they were working in INC, he didn't want to be publicly in opposition to their program. He wanted it to be synergized with the aim of Indian National Congress at that time. So he thought कि अगर मैं इसको oppose करूंगा पब्लिकली तो ये काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, इनके रिजल्ट्स में भी उसका नेगेटिविटी आ सकता है। ऑल्सो इट विल लीड टू डिवाइडिंग ऑफ पीपल इनटू टू। जो आईएनसी के अंदर दो पार्ट्स थे कि नो चेंजर्स इन स्वराजिस, दो आइडियोलॉजीज थी, वो क्रिपल डाउन हो जाएंगी ना लोगों में भी। लोग भी फिर ऐसे ही सोचने लगेंगे कि ये हमारे लीडर है, वो हमारे लीडर नहीं है, राइट? इसके बाद क्या होता है कि नवंबर 1923 में जो इलेक्शंस हुए थे स्वराजिस, उसमें 42 आउट ऑफ 141 सीट्स इलेक्टेड सीट्स जो है वो जीते और क्लियर मेजोरिटी उन्हें मिली प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस में। ठीक है, क्लियर मेजोरिटी थी। तो और भी जगह पे इन कोऑपरेशन विद लिबरल्स एंड इंडिपेंडेंट्स लाइक जिन्ना एंड मालविया, उन्होंने बहुत जगह पे सीट्स जीती। ओके, बेसिकली अपने खुद के दम पर भी सेंट्रल प्रोविंसेस में उन्होंने जीती सीट्स, ऑल्सो बाकी पार्टीज के साथ हाथ जोड़कर भी उन्होंने काफी जगह पे सीट्स जीती। तो अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर, जिस तरीके से स्वराजिस काम कर रहे थे बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर में, वो गांधी जी को उन्होंने कन्विंस कर दिया कि ये गवर्नमेंट का एक अनदर लिम नहीं बन जाएंगे, गवर्नमेंट का पार्ट ही नहीं बन जाएंगे, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को फैसिलिटेट करने का पार्ट नहीं बन के रह जाएंगे। दे विल एक्चुअली डू व्हाट दे आर सेइंग कि ये यू नो दे विल नॉट बी करप्ट एंड दे विल वर्क फॉर द मूवमेंट, ठीक है, विद इन द काउंसिल। सो दैट्स इट। ऑल्सो क्रैकडाउन, उसके बाद आपका गवर्नमेंट क्रैकडाउन हम देखते हैं कि रेवोल्यूशनरी जो आपके वायलेंट रेवोल्यूशनरीज थे और जो स्वराजिस थे, उनके ऊपर जो गवर्नमेंट का रिप्रेशन था वो बहुत स्ट्रांग था। 1924 तक वो काफी बढ़ा, जिस वजह से जो गांधी जी थे वो सॉलिडारिटी में आए स्वराजिस के साथ। तो व्हाट वर द रीजंस फॉर चेंज ऑफ गांधीज एटीट्यूड? फर्स्ट ऑफ ऑल ही थॉट कि public opposition to council entry would be counterproductive. Second, he saw that Swarajists were winning the elections. Also, they could work with other parties like and independent people like Malviya and Jinnah. So he understood कि ये जीत भी सकते हैं और ये दूसरों के साथ काम भी कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि उन्होंने देखा कि बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग मैनर में
स्वराजिस्ट काम कर रहे थे, तो ऑब्वियसली जो वो बोल रहे हैं वो वही करने वाले हैं, वो गवर्नमेंट का अनदर लिम्ब नहीं बनने वाले हैं, सो एज टू से। और जब उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट किस तरीके से सप्रेस करने की कोशिश कर रही है स्वराजिस्ट को, तो भी गांधी जी को समझ में आया कि दे नीड सपोर्ट फ्रॉम गांधी, एंड गांधी जी का चेंज ऑफ एटीट्यूड आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों साइड जो है वो अग्रीमेंट में आते हैं 1924 में। ओके, बेलगाम session of Congress, important, 1924, the only session of Congress that was presided by Gandhi. गांधी जी ने एक ही सेशन ऑफ कांग्रेस को प्रिसाइड किया है एक बार, एंड दैट इज बेलगाम कांग्रेस 1924। ओके, सो डिसाइड क्या होता है कि स्वराजिस्ट जो है दे वुड वर्क इन काउंसिल एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आईएनसी। तो हमने गया सेशन में देखा था क्या हुआ, फिर उसके बाद देन वी सॉ कि दिल्ली में जो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन रीच्ड होती है वहां पे क्या हुआ, वहां पे ये बोला गया कि आप इलेक्शन लड़ेंगे एज अ पार्ट ऑफ आईएनसी। और यहाँ पे क्लियरली बेलगाम सेशन में ये बोला जा रहा है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे और काउंसिल एंट्री करेंगे एज अ पार्ट ऑफ आईएनसी। मतलब इलेक्शन तो ऑफकोर्स अब जीते हैं बहुत सारे, लेकिन आप काउंसिल एंट्री करेंगे एज अ पार्ट ऑफ आईएनसी। ये डिसाइड होता है इन बेलगाम सेशन ऑफ कांग्रेस। ओके, अब हम देखते हैं कि स्वराजिस्ट की एक्टिविटी क्या थी काउंसिल में। ठीक है, एक्चुअली में स्वराजिस्ट की जो पोजीशन है वो बहुत वीकन हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा कम्युनल राइट्स हो गए थे, और जिसकी वजह से जो स्वराजिस्ट हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, रिस्पॉन्सिविस्ट एंड नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। ये क्या है हम आगे देखेंगे। स्वराजिस्ट जो है वो एक्चुअली उनको डिवाइड करने में गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ था। गवर्नमेंट ने एक्चुअली क्या किया कि उन्होंने दो टाइप के लोगों में स्वराजिस्ट को डिवाइड किया, एक मोर मिलिटेंट, राइट, और दूसरा मॉडरेट। इस तरीके से डिवाइड किया। दूसरा डिवीजन जो गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की स्वराजिस्ट के साथ थी वो थी हिंदू एंड मुस्लिम्स। तो रिलीजन के बेसिस पे और आइडियोलॉजी के बेसिस पे स्वराजिस्ट को डिवाइड करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। थोड़ा बहुत वो दे बिकेम सक्सेसफुल ऑल्सो। स्वराजिस्ट जो है उन्होंने एक्चुअली बहुत सारा सपोर्ट जो है वो लूज किया, जैसे कि मोस्ट ऑफ द मुस्लिम्स टेनेंट्स जो मोस्ट ऑफ द टेनेंट्स थे इन बंगाल वो मुस्लिम्स थे, उनके जो जमींदार थे वो हिंदूज थे, तो उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो मुस्लिम्स का सपोर्ट जो है बंगाल में लूज किया स्वराजिस्ट ने। आप समझ रहे हैं ना कि मुस्लिम्स वहां पे टेनेंट्स थे और मोस्ट ऑफ द जमींदार जो मुस्लिम्स के थे उस वक्त वो थे हिंदूज। तो जो मुस्लिम टेनेंट्स की प्रॉब्लम है बंगाल में वो सॉल्व नहीं कर पा रहे थे स्वराजिस्ट, तो वहां से उनका सपोर्ट लूज हुआ। कम्युनल टेंशन तो बढ़ ही रही थी, दो आइडियोलॉजी इमर्ज होती हुई नजर आ रही थी, मोर मिलिटेंट एंड लेसर मिलिटेंट मॉडरेट फॉर्म, एंड देन यू हैव लाइक डिविजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, हिंदू मुस्लिम। ये सब कुछ जो है वो गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी, जिस वजह से स्वराजिस्ट का जो मूवमेंट है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा वीकन हुआ। एक और जो यहाँ पे अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हुई वो ये थी कि सीआर दास जी जो है उनकी डेथ हो गई इन 1925। सो आपको पता है प्रोमिनेंट लीडर, उनकी डेथ से ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ा होगा, राइट। तो इसलिए स्वराजिस्ट की पोजीशन वीक होते हुए नजर आ रही है। स्वराजिस्ट जो दो पार्ट में डिवाइड हुए हैं हम देखेंगे कि वो कौन से दो पार्ट हैं। एक तो है रिस्पॉन्सिविस्ट और दूसरा है नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट। रिस्पॉन्सिविस्ट कौन थे? लाला लाजपत राय जी, मदन मोहन मालवीय जी, एनसी केलकर जी। इनका क्या बोलना था? ये चाहते थे कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एंड होल्डिंग ऑफिस वेन एवर पॉसिबल। मतलब लाला लाजपत राय जी, मदन मोहन मालवीय जी और एनसी केलकर जी ये बोल रहे थे कि जहां जहां पे आप काउंसिल एंट्री कर पाए वहां पे आप काउंसिल एंट्री कीजिए वेन एवर इट इज पॉसिबल। इसके बाद वहां पे आप हिंदू इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट कीजिए, राइट। ये था रिस्पॉन्सिविस्ट का बोलना, हिंदू इंटरेस्ट को आप प्रोटेक्ट कीजिए, जितनी बार आप काउंसिल ऑफिस होल्ड कर सकते हैं उतनी बार आप ऑफिस होल्ड करने की कोशिश कीजिए। जो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट थे लाइक मोतीलाल नेहरू जी, वो अब क्या बोल रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी बुरी तरीके से क्लैम्प डाउन कर रही थी,
तो उनका ये मानना था कि हमें अब काउंसिल नहीं ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली कम्युनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो हमें काउंसिल को नहीं ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन इस वजह से क्या हुआ कि जो हिंदूज थे, सर्टेन सेक्शन ऑफ हिंदूज, वो मोतीलाल नेहरू को एंटी हिंदू, मतलब नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट को एंटी हिंदू मान रहे थे, क्योंकि वो बोल रहे थे कि आप हिंदू इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और ऑब्वियसली स्वराज जो है ऑन द होल, जो जैसे बंगाल के टेनेंट्स जो थे, मुस्लिम टेनेंट्स, उनकी चीजें सॉल्व नहीं कर पाए थे, तो वो जो मुस्लिम्स हैं इनको एंटी मुस्लिम भी समझ रहे थे। तो नॉन रिस्पॉन्सिविस्ट जो है उनको कम्युनल एलिमेंट्स ने एंटी हिंदू और एंटी मुस्लिम दोनों का टैग दे दिया था, ठीक है। तो मेन लीडरशिप जो है स्वराज पार्टी की, उन्होंने रीइटरेट किया फेथ इन मास सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। आगे क्या होता है वी विल सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन